Hello everyone, my name is Shashir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for electrical and electronics. आज हम जिस टॉपिक में इस क्रैश कोर्स में बात करने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको ड्रिफ्ट के बारे में बता चुका है और ड्रिफ्ट करंट जहां पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो किसी भी सेमीकंडक्टर में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई करंट किसी सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसको हम ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। मतलब आप एक लाइन में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। और अगर मैं इक्वेशन के तौर पे बात करूं कि ड्रिफ्ट करंट क्या है तो हमको ये पता है कि ड्रिफ्ट करंट क्या मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट करंट तो इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है और जो करंट का इक्वेशन है दैट करंट इज इक्वल टू दिस इज एन क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए प्लस आपके पास फोर्स की वजह से भी करंट फ्लो होगा so that will be pq mu p into इलेक्ट्रिक फील्ड into a। ये आपका करंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, ठीक है। तो when when current flows when current flows in a semiconductor flows in a semiconductor due to presence of due to of presence of आप क्या कौन सा करंट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन then the current is called current is called हम यहाँ पे बोलेंगे ये ड्रिफ्ट करंट होती है। करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गया और करंट का इक्वेशन हमारा ये करंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना आपका ये मोबिलिटी करता है क्योंकि जब हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो वहां पे डिफ्यूजिविटी एक वर्ड आएगी, है ना, जिसको हम डिफ्यूजन कांस्टेंट भी बोलते हैं या डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो म्यू एन और म्यू पी है दैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि ये हमको बताता है कि मोबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज कैरियर्स का, ठीक है। मोबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज कैरियर्स का। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से तो एक और वर्ड आता है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड आता है दैट इज डिफ्यूजन करंट। अब ये जो डिफ्यूजन करंट है ये कौन सी बला है। इसकी एक खास बात है कि डिफ्यूजन करंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे एक वर्ड आता है कि हमको यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब हम डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे यहाँ पे हमको नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आपका यहाँ पे है जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करंट को फ्लो किया यहाँ पे हमको किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हमको यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। अब ये यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है और हम इसके डिफरेंट लेंथ पे बात कर रहे हैं कि अलग अलग लेंथ पे आपका कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस है कि नहीं। या फिर हम ये बोले कि हमारे पास मान लीजिए एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन में कितना वेरिएशन आया डिस्टेंस के अनुसार। अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा और ये जीरो है तो हम ये बोलेंगे कि आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड और ये जो सेमीकंडक्टर है ये आपका यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर है। ये क्या है बेटा, ये आपका यूनिफॉर्मली डोप्ड
यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर ये कहलाएगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है और हमने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात की। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात की, ठीक है? डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात की, तो इसमें क्या होगा कि आपके कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हम विजुअलाइज भी करेंगे। जैसे कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने ले लिया, सपोज दिस इज एक्स, और आपका कंसंट्रेशन जो है वो इस इसमें चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ज्यादा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो डेंसिटी है ये ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और ये आपका मान लीजिए एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब आपको कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास जीरो मिल रहा है। अगर ये जीरो मिल रहा है तो इसको हम विजुअलाइज करें तो इसमें कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। जो आपको कंसंट्रेशन किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, सेम कंसंट्रेशन आपको दूसरे पॉइंट पे भी मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो आपके पास dn की वैल्यू जीरो होगी। हाँ, ऑब्वियस है कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मतलब ये जो लाइन है ये आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू x1 ले लूँ, यहाँ पे x2 ले लूँ, यहाँ पे x3 ले लूँ, यहाँ पे x4 ले लूँ। अलग-अलग पॉइंट्स पे अगर हम लोग अलग-अलग डिस्टेंस पे बात करें तो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। लेकिन यही चीज, यही डिस्कशन हम यहाँ पे करें कि सपोज यहाँ पे x1 है, ये x2 है, सपोज ये x3 है, ये x4 है, तो आपके इस अलग-अलग डिस्टेंस पे कंसंट्रेशन की वैल्यू अलग-अलग है। तो यहाँ पे dn दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो ये डिफरेंस होता है एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कंसंट्रेशन में। तो हम अगर डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। आपको यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में ये नहीं देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आगे हम चर्चा करें कि ये जो कंसंट्रेशन है ये कैसे चेंज होगा और यहाँ पे करंट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ग्राफ में आपके पास वाई एक्सिस जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, और ये जो है ये पर सेंटीमीटर क्यूब में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये आपके पास एक्स है, मतलब आपका लेंथ है, किसी भी सेमीकंडक्टर का लेंथ है। और मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन, किसी दो पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को x2 ले लूं और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं x1 ले लूं, तो x1 और x2 में आपके पास ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन इस लेवल पे है और यहाँ का कंसंट्रेशन इस लेवल पे है। तो कंसंट्रेशन किसी को भी ले लीजिए आप, यहाँ पे सपोज आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम n2 से रिप्रेजेंट किए, सॉरी n1 से रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये x1 का डिस्टेंस है। ठीक है, x1 पे कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इस जगह पे आपके पास कंसंट्रेशन n1 है और इस पॉइंट पे आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे n2 है। तो अब आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है फ्रॉम n1 टू n2, है ना? और किस डिस्टेंस पे, x1 और x2 के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है? तो जब हम यहाँ पे dn बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आप अगर लीनियरली चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली आप डिफरेंस ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे n1 माइनस n2 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय आपके पास x1 माइनस x2 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? n1 की वैल्यू आपकी ज्यादा है, n2 की कम है, और यहाँ पे x1 की कम है, x2 की ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा। और ये जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ये आपको ये बताएगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर हम लोग डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट में ये जो पैरामीटर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है। अब सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से करंट कैसे फ्लो होगा ये आप बताइए मुझे। तो अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखे हुए हैं तो आपको ये पता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या फिर आप ले लीजिए, एक एनालॉजी में यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, सपोज आई हैव ए बॉक्स, और मैं इस बॉक्स में कोई स्मोक फिलअप कर दिया, कोई आग जलाया और इस बॉक्स में पूरा स्मोक भर गया। अब मान लीजिए इस बॉक्स में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहाँ पे लीड को ओपन कर दिया। सपोज दिस इज द ओपन एरिया, है ना, या फिर ओपन लीड है। ये एक ओपन लीड है। क्या होगा, ये जो स्मोक है इस पर्टिकुलर ओपन एरिया से अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम इनसाइड आउट। ये इसका डायरेक्शन होगा मूवमेंट का। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा मूवमेंट का। और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपका यहाँ से बाहर से अंदर जो है वो स्मोक का डायरेक्शन हो। क्या पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमको यहाँ से ये पता चला कि हमेशा जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या फिर गैसियस पार्टिकल है, ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। बस यही जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पे भी लागू होता है कि जब भी आप कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमको ये पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की इधर आए, क्योंकि हायर से लोअर ही जाना है। तो यहाँ पे जितने भी हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ऑल दे ऑल आर मूविंग इन फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके रेट ऑफ फ्लो को हम किसके नाम से जानेंगे? करंट। तो यहाँ पे आपके पास एक करंट एग्जिस्ट करेगा, बट ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं आया है। ये करंट एक्चुअली आपके नॉन यूनिफॉर्मली डोपिंग होने की वजह से आया है, या फिर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से आया है, या तो आप बोलिए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से आया है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से आया है। तो आपका ये जो डिफ्यूजन करंट है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपका ये जो डिफ्यूजन करंट है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। डेट इज डी एन बाई डी एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये डी एन बाई डी एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट या फिर डिफ्यूजन कोफिशिएंट हम लेंगे। और ये एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज है, तो हम इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी बात, हमको एक कांस्टेंट लेनी है जो कि प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो कांस्टेंट है आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट, जिसको हम डीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपके पास वही सर्किट, वही चीज है, दैट इज डीएन बाई डी। तो ये आपका डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन हो गया। आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्यू डी एन डी एन बाई डी एक्स। आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्यू डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन हैव द डिफ्यूजन करंट। अब इस डिफ्यूजन करंट में आपको अभी अभी ये पता चला कि जब हम डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब आंसर, अगर इसके आंसर की बात करें, बिकॉज वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज नेगेटिव, आपके पास डिफ्यूजन करंट का आंसर जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, डिफ्यूजन करंट का आंसर जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम लोग ध्यान से समझे, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो ऐसा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है तो हमारे पास करंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपका करंट डायरेक्शन है। जब भी करंट का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी, क्योंकि आप डीएक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसीलिए जब भी करंट का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी, आपका आंसर जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे जब आप डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है
कि अगर आपके पास डिफ्यूजन करंट का आंसर जो है, वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपको इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड से काम है। डायरेक्शन ये बता रहा है कि ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और ये इसलिए आया है क्योंकि आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स आपने फाइंड आउट किया। ठीक है। आज इस सेशन में हम कंप्लीटली ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो सब्जेक्ट है, ईसी ब्रांच के लिए, गेट के लिए या फिर आपके ईएससी के लिए, तो उसपे जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं वो कितने वैरायटी के आते हैं। और अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम गेट स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो क्वेश्चन को डिकोड करके किसी एक फॉर्मूले में लैंड नहीं हो पाते। अगर वो प्रोसेस वो सीख जाए, तो डेफिनिटली आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है वो एनहांस हो जाएगी और आपको ईडीसी के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। बस मेरी प्लान यही है कि आपको वो स्किल के अंदर डेवलप करना। इस सेशन का एक प्रीवियस सेशन भी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेशन जो है वो एक रिवीजन है, या फिर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए मेरा जो एफर्ट है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनिटली इस सेशन को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मैं ये उम्मीद करता हूँ, जो ईडीसी पढ़ चुके हैं या फिर जो ईडीसी पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहले पैटर्न की बात करता हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। वहाँ पे किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और उस वैरायटी के क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल का वीडियो मैंने पहले भी लिया है। हम उसके सीक्वल में नेक्स्ट पैटर्न में जाएँगे, लेकिन छोटा-सा एक रिवीजन जो मैंने पहले आपको बताया था, उस पे ले लेता हूँ। आपको मैंने ये बताया था कि डिकोडिंग टर्मिनोलॉजी जो कि फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट यूनिट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलेगा, वो है कि आपको माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में चीजें जो गिवन होंगी वो ये होगा कि आपके पास सेमीकंडक्टर का टाइप आपको पी टाइप का है या फिर एन टाइप का है, ये बता दिया जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन जो कि इन जनरल बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया जाएगा और आपको मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीजें होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जाएगा। सेकंड वैरायटी जो इसी में आता है वो एक एक्सेप्शन है कि अब आपको ये बताया नहीं जा रहा है कि आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या फिर पी टाइप का है। तो एक न्यू वैरायटी ऑफ सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन के पैटर्न में भी आप उसको देख सकते हैं, जो आगे हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करने बोलेगा कि वो जो सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड मीन्स जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों को डोप किया गया है और अब आपको ये पता करना है कि वो पी टाइप का है या फिर एन टाइप का है, बाय टेकिंग द डिफरेंस कि कितने डोनर एटम्स डोप किए हैं और कितने एक्सेप्टर एटम्स डोप किए हैं। तो अगर डोनर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है तो आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का होगा, अगर डोनर एटम्स की डोपिंग कम है, एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है, तो आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा। इस वैरायटी पे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है। और आज देखिए इसके क्वेश्चंस इस वैरायटी के होते हैं, जो फर्स्ट टाइप का है आईआईटी खड़गपुर में, जिसमें आपको 300 केल्विन दे दिया गया है, डोनर एटम्स दे दिया गया है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई है और आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, ए सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्यूरिटीज और Nd is equal to 2.25 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube. Given the intrinsic concentration की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube दिया गया है और यहाँ पे सारी इम्प्यूरिटीज जो ऐड किए गए हैं उनका आयोनाइजेशन हो गया है। आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आप मास एक्शन लॉ फाइंड यूज कर सकते हैं माइनॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए और मेजॉरिटी डायरेक्टली आपको इस वैल्यू से मिल जाएगा।
अगर उस बेसिस पे जाए, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर सॉल्व किया है, तो ये डी ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो इसका एक वीडियो पहले अवेलेबल है, छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न जो कि एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का है, जो कि मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर सैंपल है, जिसको यूनिफॉर्मली डोप किया गया है 10 टू द पावर 16 फास्फोरस एटम से। और ये जो फास्फोरस एटम है, ये आपका डोनर एटम्स है। मतलब डोनर की डोपिंग जो है वो आपको 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है? और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे बोरोन की डोपिंग है और बोरोन जो है वो आपका थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को अगर सिलिकॉन में डोप किया जाए तो वो एक्सेप्टर एटम्स कहलाता है। तो इसका मतलब है दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 2 into 10 टू द पावर ऑफ 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तो ये दोनों एक ही सेमीकंडक्टर में है। इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ए कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है। अगर ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उस टाइप का सेमीकंडक्टर आपको रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलेगा और कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन डोनर क्योंकि ये 2 into 10 to the power 16 है, ये 1 into 10 to the power 16 है तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप का होगा। तो ये एन टाइप यहाँ दिया गया है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। विथ कैरियर कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट करना है। तो 2 into 10 to the power 16 माइनस 1 into 10 to the power 16 तो रिजल्टेड सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा और ये सेमीकंडक्टर आप में 1 into 10 to the power 16 यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे 2 into 10 to the power 16 रॉन्ग दिया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है? तो ये आपका सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक नई वैरायटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट या फिर डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। जब भी हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा होगी। ये सारी बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। इफ ड्रिफ्ट देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्लियर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो सकता है। और अगर डिफ्यूजन की बात कर रहा है तो देयर मस्ट बी ए कंसंट्रेशन डिफरेंस। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। अभी से परेशान मत होइए अगर आपने ये सब चीजें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट आइदर कि डिफ्यूजन करंट जब भी होता है तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आता है कि हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता। अब उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट तो उसके लिए आप फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ एनालिसिस से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है। इसका सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च कीजिएगा हाउ टू डिकोड क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आपको ये मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के रखा हुआ है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि आपका ड्रिफ्ट डिफ्यूजन अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें उस समय आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेक द एडिशन एंड मेनी टाइम्स आंसर विल बी जीरो। तो यहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि एक सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों एग्जिस्ट करता है। सो ओवरऑल दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो चलिए इस वैरायटी के क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये वाला मैंने असाइनमेंट दिया था, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ए और बी को चेक करेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे लिखा गया है द सिलिकॉन सैंपल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया शोन बिलो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर दिया गया है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में मीन्स ये सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है। भले ही वो 300 केल्विन हो, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है और ये सेमीकंडक्टर किसी और ऐसे सोर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है
जिससे इस सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो सके, ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन दी गई है जो कि कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दिया गया है। थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है जो कि फॉर्मूले में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थर्मल वोल्टेज यूज करना पड़ सकता है। सो आई विल राइट द थर्मल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू दिस इज 26 मिली वोल्ट आपको दिया गया है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे 26 मिली वोल्ट दिया गया। टेम्परेचर की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बट मेनी क्वेश्चन में थर्मल वोल्टेज से काम चल जाता है, टेम्परेचर हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो 1350 दिया गया है। सो आई जस्ट राइट जो आपके पास मोबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1350 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आप ना ये जो यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है इसको भी याद कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो कई बार जो है वो यूनिट कन्वर्जन में आप फंस सकते हैं जो कि ईडीसी में काफी बार क्वेश्चन को गलत करवा देता है। 1350 मैंने यूज कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमको पता रहती है, यूज करना है तो करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एनडी की वैल्यू 10 टू द पावर 16 दिया गया है और वो उस सेमीकंडक्टर के बॉक्स में दिया गया है। 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं आपका जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे लगाई गई है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट लगाया गया है। और एक बात और कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है। x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर लिखा है। तो ये जो डिफरेंस है या फिर इसका लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज आपके पास जो डिस्टेंस है दिस इज 1 माइक्रोमीटर है। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव आफ्टर रीडिंग दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में झांक लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड आपको क्वेश्चन की ओर ले जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको ये जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ये 0.5 माइक्रोमीटर पे पूछा गया है और आपका ओवरऑल लेंथ जो है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे कहीं आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन आप इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज और डिस्टेंस ये दोनों का यूज है। आपको ये बिल्कुल आभास होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली में सपोज वी आर कनेक्टिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं सपोज, ठीक है, ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं जिसमें वाई एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा वोल्टेज को और एक्स एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें उस लाइन के स्लोप से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्योंकि ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है इसका मतलब है कि आपको चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वाई एक्सिस में चेंज मतलब वोल्टेज में चेंज और एक्स एक्सिस में चेंज मतलब डिस्टेंस में चेंज। दिस इज नथिंग बट ए स्लोप, ये आपका स्लोप है। और ये जो स्लोप आप इस लाइन का निकाल रहे हैं यहाँ पे सपोज दिस इज 0 और आई विल टेक दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू। अगर ये 1 वोल्ट लिखा है इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये इससे 1 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को ये सब चीजें दिखाई देनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 वोल्ट है या 0 वोल्ट। इसका मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट।
at x is equal to 1 micrometer, we have the potential of 0 volt. So based on this, if you draw the graph, अगर मैं उसी चीज के लिए ड्रॉ करूं ग्राफ कि यहाँ पे जहां पे आपको 1 माइक्रोमीटर लिखा है, इस जगह पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे 0 डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, चाहे किसी भी डिस्टेंस में निकालूं, या तो 0.5 माइक्रोमीटर पे निकालूं या फिर 1 माइक्रोमीटर पे निकालूं, स्लोप इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप जो कि एक्चुअली में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, वो आपका दिस इज द 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 10 टू द पावर ऑफ -4, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज 10 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द यूनिट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो सेम आएगा, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, किसी बुक में कोई अलग तरीके से फाइंड आउट किया गया है, तो आपको वो चीज समझ में आती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट और सॉल्व द क्वेश्चन विच इज गिवन इन दिस पैटर्न। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है कि 0.5 डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करने बोला है, चाहे आप 0.5 डिस्टेंस माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे फाइंड आउट करें या फिर 0.4 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में फाइंड आउट करें, आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें ये ऑप्शन है कि नहीं। तो ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज 10 टू द पावर 4, मतलब 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज इक्वल टू सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आगे हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का, ठीक है। तो आई विल सॉल्व दैट पार्ट, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया। इसी का बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो फटाफट से हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर ये डेंसिटी की बात कर रहा है तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपके पास जिस भी टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग की गई है वो डोपिंग डोनर एटम्स की गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोनर एटम्स की डोपिंग की गई है। इसका मतलब है ये सेमीकंडक्टर बेसिकली एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन में ये ले लूंगा, दिस इज एन क्यू म्यू एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिख दूं तो वो करंट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इसका मतलब है दिस इज करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे एन जो है वो आपका डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 10 टू द पावर 16, ये आपको दिया गया है। सो वी कैन यूज दिस वन। आप 10 टू द पावर 16 को यूज कर लीजिए, दिस इज 10 टू द पावर 16। क्यू की वैल्यू हमने याद कर लिया था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। मोबिलिटी हमने लिख के रखा हुआ है कि मोबिलिटी हो सकता है हमको यूज करना पड़े, मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सो आई विल राइट दिस इज 1350। हमने सब वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हम लोगों ने ये यूनिट यूज किया है, तो यहाँ पे सभी का यूनिट सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है हमको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका इसका आंसर 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलिए, ये करंट डेंसिटी आप कैलकुलेटर को यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है डेट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। सो आई विल राइट हियर दिस विल बी इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और यूनिट जो है वो आपका, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है तो ये एम्पेयर पर सेंटीमीटर विल बी द यूनिट।
हम देख लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में किस यूनिट में पूछा गया है, दैट आई विल चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका करंट डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ, ये बात जरूर से ध्यान में रखना, करंट डेंसिटी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो करंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आया है, दैट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। We can see there. 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफ्यूजन करंट में डिस्कशन करते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा। ये देखिए आईआईटी कानपुर का एक क्वेश्चन है। इसमें एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट भी है और डिफ्यूजन भी। यहाँ पे एक एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड डायग्राम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल एन ऑफ एक्स इन ए सेमीकंडक्टर आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया। एनर्जी बैंड डायग्राम इन जनरल आपकी एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है। ये एनर्जी का लाइन है, ये डिस्टेंस का लाइन है। एज्यूम दैट एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के टी। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये यूनिफॉर्मली डोप नहीं है कि पूरे डिस्टेंस में आपका कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.5 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्सप्रेस कर दी गई है कि क्या लेना है आप समझ लीजिए कि वो एक कांस्टेंट है एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। गिवन केटी अपन क्यू इज इक्वल टू 0.026। डीएन की वैल्यू 36 दिया गया है। डी अपन म्यू की वैल्यू आपको केटी अपन क्यू दी गई है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की हो रही है, द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि इस बात को देख के ये पता लगा लिया कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके अलावा मैं अगर इस ग्राफ को देखता हूं तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस ग्राफ की एक खास बात है कि आपको यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप दिया गया है। ग्राफ जो है वो एक्स के साथ एनर्जी का है। आपको एक इक्वेशन बिल्कुल आपके दिमाग में रखना है जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पे आपका एनर्जी और डिस्टेंस दोनों के बीच में कोई ग्राफ दिया गया है। उस जगह पे आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये 1/q dE, ये जो है ये आपके पास एनर्जी है। आप याद रखना, चेंज इन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जहां पे भी आपका स्लोप दिखे किसी भी एनर्जी लेवल पे, जैसे ही एनर्जी लेवल है वो स्ट्रेट ना होके स्लोप में रहे, तो आप समझ जाना कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। और ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज 1/q। दिस इज द एनर्जी जिसकी वैल्यू चेंज होगी डिस्टेंस के साथ, दैट इज स्लोप ऑफ एनर्जी, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है वाई एक्सिस इज एनर्जी, एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अगर ये स्लोप दिया गया है, दैट मीन्स दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्लोप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है
तो आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट का भी एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट का एग्जिस्टेंस है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डायरेक्टली इस स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज -0.1 आपको दिया गया है। ओके, ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये आपका नेगेटिव स्लोप है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन दिया गया है। और यहाँ पे यूनिट जो है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। आप ये बोलेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो आपका यहाँ पे भी क्यू है, तो ये क्यू ये कैंसल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में यूनिट मिलेगा, विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों टाइप का करंट डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने की वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों के एडिशन से आपको ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपका डिफ्यूजन करंट के लिए ये ग्राफ दिया गया है, जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे लॉग जो है वो स्केलिंग करने के लिए लिखा गया है, उसको देख के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन विदाउट लॉग किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये दे दिया गया है। बस आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो हम जिस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, वह है आपका ओवरऑल या फिर नेट करंट डेंसिटी। हम यहाँ पे नेट करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ये भी आएगा, प्लस आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन, इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला, अगर आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे एन टाइप का है तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, दैट इज प्लस। उसके साथ साथ आपको लिखना है दिस इज क्यू, और डी एन, जो भी आपका कंसंट्रेशन एन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू डी एक्स के साथ डिराइव करके आपको लिखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जे डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये आता है कि आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि ये डी एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इसको कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन ऑफ एक्स की बात करें तो इसके लिए कुछ चीजें आपको दी गई है, विच इज दिस वैल्यू, दैट इज 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के टी। सो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के टी। सो 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर ऑफ क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के टी, ये हमारा है। तो हमको जब यहाँ पे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइव करना है तो हम जहाँ पे एक्स है उसको यूज कर लेंगे 10 टू द पावर 15, और यहाँ पे दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय के टी, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ दिस इज क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय के टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी अगर इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये x इज इक्वल टू 0 पे आपको लिखना है। अगर आप इसको x इज इक्वल टू 0 पे लिखते हैं तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज, यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो दिस विल बी 1, तो आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 15 q, और ये अल्फा डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से वैल्यूज आपको दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले के टी अपन क्यू, जो कि डी अपन म्यू है, इसकी वैल्यू डी और म्यू ये दिया गया है ना। डी की वैल्यू आपको दी गई है जो कि डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और आपको यहाँ पे के टी अपन क्यू की भी वैल्यू दी गई है, डेट इज 0.026। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू आपको डी अपन म्यू दिया गया है, ये आपके मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर लेना।
क्योंकि केटी अपन क्यू की वैल्यू आपको 0.026 वोल्ट दी गई है। तो ये केटी अपन क्यू जो डी अपन म्यू दिया गया है, जो कि एक्चुअली आइंस्टाइन रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। आप म्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर लेना, क्योंकि डी ऑलरेडी गिवन है, केटी अपन क्यू ऑलरेडी गिवन है। हमको जिस बात की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो केटी अपन क्यू की वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, 10⁻15 पुटअप कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू भी पुटअप कर लेंगे, और आप उससे dn बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज 10⁻15 केटी अपन क्यू। इसका मतलब है नीचे में आपके पास 0.026 आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आई थिंक आपको 0.1 दिया गया है। So from here we can get it, that is alpha is equal to 0.1. So I will write this alpha is equal to 0.1. So based on this we can find out this value. तो एक बार कैलकुलेटर यूज करके मुझे बता दीजिए कि कितना आंसर आया है। So then I will move further. तो यहाँ पे dn by dx की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने पुटअप कर दिए 0.1। तो ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, that is 10 to the power 17 divided by 26. So we are having this is equal to 10 to the power 17 divided by, we can write this is 26. ये आपको वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो Q और Dn को मल्टीप्लाई करके आप डिफ्यूजन करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल राइट Jn डिफ्यूजन, जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो उसके लिए आपको Q Dn और यहाँ पे Dn ऑफ x डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 आपने फाइंड आउट करके रखा है। सो ये है आपके पास, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये आपका q का वैल्यू हो गया। dn के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं d के लिए म्यू इंटू kt अपन q। सो वी कैन राइट दिस इज म्यू इंटू kt अपन q, ये आप लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। ये आपका वैल्यू हो गया। सो नाउ दिस विल बी आंसर्ड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। मोबिलिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, दैट इज डीएन ही दिया हुआ है। अच्छा, मोबिलिटी फाइंड आउट करना, ठीक है। मोबिलिटी हम लोग यहाँ पे डीएन की वैल्यू डायरेक्टली दी गई, मैंने वहां पे मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डीएन की वैल्यू को यूज कर लेते हैं, और डीएन की वैल्यू आपको लिखी गई है, दैट इज 36। So we can write this is equal to 36 multiplied by this is 10 to the power 17 divided by 26. So now what answer you are getting here? एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ आंसर आपको मिलेगा, so we can put that answer here. That is 2.21 into 10 to the power of -2. So we are getting this is 2.21 into 10 to the power of -2, और यूनिट हो जाएगा एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। और हो सकता है कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करें और इस आंसर को टिक कर दे, जो कि डी ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे ओवरऑल फॉर्मूले में आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी आपके पास एक काम और बच गया है, क्योंकि आपका ओवरऑल फॉर्मूला ये है, दैट इज जे डिफ्यूजन और जे ड्रिफ्ट, दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो आपने सिर्फ अभी डिफ्यूजन पे काम किया है, अभी आपको ड्रिफ्ट का भी आंसर निकालना है। जब हम ड्रिफ्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज जे ड्रिफ्ट, और जे ड्रिफ्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा दिस इज एन ई क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, जो आपका कंसंट्रेशन है, उसको आपको x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और n की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt।
क्योंकि आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करें, तो दिस इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर ऑफ q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt आपका फार्मूला है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट अप करने से आपको n ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम यूज कर लेंगे। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन पुट दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 10 टू द पावर, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 15 एंड q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। वो हमारा मोबिलिटी का वो फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा वाला, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो चीज दी गई है दैट इज d अपन म्यू इज इक्वल टू, आपको दिया गया है kt अपन क्यू। अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तो आपको d डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट दिस इज kt अपन क्यू, दैट इज इक्वल टू आपका मोबिलिटी हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस वन we can find out the mobility is equal to, this can be written as d into q divided by kt। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज d मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई kt। और अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था, दिस इज माइनस 0.1, वी कैन पुट दिस वैल्यू, दिस इज माइनस 0.1। इस माइनस को पुट अप करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्लोप नेगेटिव है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन पुट दिस इज 10 टू द पावर 15, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। डी की वैल्यू आपको पता है पहले से, दैट इज इक्वल टू 36, वी कैन पुट दिस इज इक्वल टू 36। और kt अपन क्यू मतलब डिनोमिनेटर में आपको पुट अप करना पड़ेगा 0.026। so here this will be 0.026 and this is multiplied by minus 0.1। ये आपका मल्टीप्लीकेशन। तो ओवरऑल आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो एक बार कैलकुलेटर और यूज कर लीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा that will be equal to minus 2.21 into 10 to the power of minus 2। तो यहाँ पे we can put this is minus 2.21 into 10 to the power of minus 2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। तो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 भी है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फाइंड आउट करेंगे वो ऑप्शन बी पे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो करंट है आपका, ये दोनों का एडिशन है, that is the net current here is the addition of this is J drift प्लस आपके पास हो जाएगा this is J diffusion, इन दोनों का एडिशन। और आपका यहाँ पे J drift जो है वो माइनस 2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 है। और ये आपके पास ये 2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 है। सो द एडिशन ऑफ दिस टू विल बिकम इक्वल टू 0 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे। आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एज वी आर गोइंग डाउन द डिस्टेंस ये डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कन्वेंशनली करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो आपका डिफ्यूजन करंट जो कि जे एन डिफ्यूजन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आप इस क्वेश्चन के जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है उसके आंसर को भी देख सकते हैं। आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है। कभी भी आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूला सही लगाए हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका आंसर पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। अगर यही चीज जे पी डिफ्यूजन होता तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता, क्योंकि जेपी डिफ्यूजन होल्स का डिफ्यूजन करंट में आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। और अगर वो नेगेटिव साइन आया है तो ओवरऑल आंसर जो कुछ भी आएगा उससे आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन कभी भी आप देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा।
अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर आपका करंट जा रहा है, फिजिकली आप जब एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस से, तब आपको करंट का डायरेक्शन नेगेटिव मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का हो, चाहे होल्स का हो। ऐसे काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट में, जो कि हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये वैरायटी है, जिसमें आपको लिखा है फाइंडिंग द स्लोप इन एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हमको अगर बोला गया है कि एनर्जी बैंड डायग्राम का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एनहांस किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से होगा, वो हम लर्न करते हैं आगे। अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डील करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हमको क्या-क्या देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। तो फाइंडिंग द स्लोप इन एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी-अभी हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम में एक स्लोप देखा था। सेम उसी तरीके से जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके क्वेश्चन में इस तरीके का जो ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन की वैरायटी नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म डोपिंग इज बायस्ड एज़ शोन इन द फिगर। तो ये आपको ये फिगर दिया गया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वोल्टेज अप्लाई किया गया है। हमको यहाँ पे ये 4 एनर्जी बैंड डायग्राम ऑप्शन में है। करेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है कि कौन-सा एनर्जी बैंड डायग्राम वो इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जो वोल्टेज लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग सच होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हमने देखा है कि कई बार गेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे स्लोप इन फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये पता है कि फर्मी लेवल में अगर स्लोप अवेलेबल है ना, फर्मी लेवल में, तो वो हमेशा आपको करंट की तरफ इंडिकेट करता है कि अगर करंट का डेरिवेशन भी है। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्विंग के स्किल को देख रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला, कांसेप्ट, डेरिवेशन ये सभी हमारे माइंड पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है स्लोप इन फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ करंट। तो यहाँ पे जब भी करंट आपके पास एग्जिस्ट करेगा तो आप समझ लीजिए कि ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसमें स्लोप है। स्लोप है मतलब ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल का पोजीशन ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें स्लोप है तो अगर ऐसा है या फिर ऊपर की ओर ऐसा गया है, तो इसका मतलब है कि आपके सेमीकंडक्टर में करंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है? दूसरी बात स्लोप इन अदर 3 लेवल्स मतलब ईआई, ईवी और आपका ईएफ या फिर ईसी। यहाँ पे ईएफ की जगह ईसी होना चाहिए, इसको थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिए। अगर ईआई, ईवी और ईसी में अगर आपका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, फर्मी लेवल की बात तो हम लोग कर लिए कि उसकी वजह से करंट है। तो ईआई अगर बेंडिंग है, ईवी अगर बेंडिंग है या फिर ईसी अगर बेंडिंग है, तो ये एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्जिस्टेंस है, तो अभी-अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखा था। तो आपके पास ईसी में स्लोप रहेगा या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्जिस्टेंस है तो इस फ़ॉर्मूलेज़ को भी आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए और इसका जो डेरिवेशंस है वो भी अगर आपने लर्न किया है पहले से तो आपके पास होगा। यहाँ पे ईवी बाई डीएक्स होगा और एक और मैं यहाँ पे ईआई के बारे में भी लिखता हूँ। ये आपके पास पहला है, ये दूसरा है फ़ॉर्मूला और ये एक थर्ड फ़ॉर्मूला है। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है दैट इज़ 1 अपन क्यू। यहाँ पे डीई और ईआई डिवाइडेड बाई डीएक्स ये आपका फ़ॉर्मूला होगा। ठीक है? ये 3 फ़ॉर्मूलाज़। तो ईआई में चेंजेस थर्ड फार्मूला, ईवी में चेंजेस सेकंड फार्मूला या फिर ईसी में चेंजेस दिख रहा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डेफिनिटली उस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। स्लोप इन द फर्मी लेवल आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपके पास फर्मी लेवल में स्लोप है मतलब स्ट्रेट नहीं है, फर्मी लेवल नीचे ऊपर अगर बेंड है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी वो बता देगा कि किस डायरेक्शन में करंट का एग्जिस्टेंस है। तो ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। उसको हम लोग लर्न करते हैं यहाँ पे।
वी जस्ट टेक दैट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, आपको ये लिखा है कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जिसमें एक वोल्टेज लगा हुआ है। वोल्टेज की पोलैरिटी अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटी ये प्लस है और ये नेगेटिव है। अगर ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, क्योंकि ये प्लस है, ये नेगेटिव है। और डेफिनेटली इसमें एक करंट भी फ्लो हो रहा होगा और करंट का डायरेक्शन आपका ऐसा होगा। तो हमको ये पता चल गया कि इसमें करंट भी है। अगर करंट है तो फर्मी लेवल में स्लोप मिलेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ईवी, ईसी और ईआई में स्लोप मिलेगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन से हम लोगों ने डिकेड कर लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका जो स्लोप है, वो आपको ईसी, ईवी में मिलेगा। जैसे ये ईसी है, ईवी में है, इसमें स्लोप आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ईसी और ईवी में आपको स्लोप नहीं दिख रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ईसी, ईवी में स्लोप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन है जहाँ पे ईसी और ईवी में स्लोप आपको दिख रहा है, इसका मतलब है या तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा या फिर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्मी लेवल भी है। फर्मी लेवल में स्लोप हमको करंट बताता है, तो हाँ, इस सेमीकंडक्टर में करंट का एग्जिस्टेंस है और ये जो करंट का एग्जिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है ऐसा। ये करंट का एग्जिस्टेंस है। फर्मी लेवल हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जैसे कि फर्मी लेवल अगर ऐसा है, आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक इमेजिनरी लेवल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी के बारे में इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, ऑपोजिट साइड। तो ये एक और है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल यहाँ पे बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपके इस डायग्राम से मैच कर रहा है। अब और आपको ईसी और ईवी में स्लोप दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है और आपको करंट का एग्जिस्टेंस है इसलिए आपको ईएफ में भी स्लोप दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर कब होता? जब आपके पास इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल होता और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होता, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट होता। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कब करेक्ट होता? जब आपके पास यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं लगा होता, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो हम ये मानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो आपको ईसी और ईवी में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिर भी ये बेंडिंग है, मतलब ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है। जैसे इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म डोपिंग लिया है, लेकिन अगर इसमें स्लोप है, फर्मी लेवल में स्लोप है, इसका मतलब है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने के बाद भी। ये इसलिए है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका डिफ्यूजन करंट है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है और आप समझ लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है और आपके पास क्वेश्चन में ये यूनिफॉर्म डोपिंग दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ईसी और ईवी में कोई स्लोप नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और ये आपके इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। दूसरा फर्मी लेवल स्ट्रेट बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ करंट का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में आपके पास करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है ये आपके पास यूनिफॉर्म डोपिंग का है। यहाँ पे स्लोप नहीं है फर्मी लेवल में, मतलब करंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सही है कि यूनिफॉर्म डोपिंग का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 बताया गया है, ओरिजिनल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी का प्रॉपर आइडिया है, तो आई थिंक दैट कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के सीरीज में हम इसी में कुछ और वैरायटी देखेंगे।
फर्स्ट यूनिट में बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, जिसमें हम किसी सेमीकंडक्टर को लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं। किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आता है। सीरीज को छोड़िएगा मत, एंड तक देखिएगा, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सकता है। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये भी आपको इस सीरीज से पता चल जाएगा। अभी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे, वो बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो आप गेन करने वाले हैं 2025 गेट में या फिर 2026 गेट में, वो आपका एनहेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली, जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको किस थॉट प्रोसेस की जरूरत उभरती है, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि लो लेवल इंजेक्शन का है, तो उसमें हमको कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब हम लो लेवल इंजेक्शन देखेंगे, पहले तो हम लो लेवल इंजेक्शन क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें सिर्फ आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन को ही ध्यान में रखना है, मेजोरिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, इसको टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी उसमें कोई लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लो लेवल इंजेक्शन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना जरूरी है कि किस बात पे हमारा मोटिव होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को देख के जो कि लो लेवल इंजेक्शन टॉपिक पे होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, जिसको हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको ही यूज करना पड़ता है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा या फिर एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा आपके पास। तीसरी बात ये है कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन रेट्स जो है, उसको भी आपको क्लेवरली यूज करना पड़ता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके इजी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में अगर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअली लो लेवल इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे। तो हमारे पास अगर हमको बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो लो लेवल इंजेक्शन का है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लो लेवल इंजेक्शन मतलब जिसमें आपके पास चार्ज कैरियर्स को जो इंजेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी कोई सेमीकंडक्टर को आप इल्यूमिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेमीकंडक्टर, इफ यू इल्यूमिनेट दिस सेमीकंडक्टर विद सम लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइट जो है वो इसके किसी एड्ज पे अप्लाई किया, ये इस सेमीकंडक्टर का एड्ज है, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी भी इंजेक्ट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो कंसंट्रेशन है, जो इस लाइट की वजह से एनहेंस होता है या फिर इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत लेस है। तो उस मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन जो माइनॉरिटीज इसके अंदर इंक्रीज होगा, है ना? ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज के इंक्रीमेंट की बात करें, सपोज इसमें आपके पास डेल्टा पी है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और डेल्टा पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आपका माइनॉरिटीज है जो कि इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी। आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को वी कैन कॉलिंग एज लो लेवल इंजेक्शन। इसको हम लो लेवल इंजेक्शन एलएलआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को बहुत कम जगह यूज किया जाता है, मैक्सिमम जगह जिस ग्राफ और फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो ग्राफ है, एक आपके पास एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा, एक आपके पास ओवरऑल पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा। दोनों में एक अंतर है कि एक जो है वो आपके पास डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसका, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है, और ऑलरेडी जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, जब भी आप एड्ज इल्यूमिनेशन करेंगे, दिस इज फॉर एड्ज इल्यूमिनेशन, मतलब किसी एड्ज को आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कर रहे हैं।
इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो उस समय आप इस ग्राफ को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो आपका कंसंट्रेशन है, ये ओवरऑल जो एनर्जी लाइट सोर्स की एनर्जी लगाने के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, उसकी वैल्यू। तो इसको आप कई सारे नोटेशन को यूज़ करके यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, दैट इज़ कई बार हम लोग इसको पी डैश एन जो कि एट 0 डिस्टेंस पे है, ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको यूज़ करना है, जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये इंक्रीज़ नहीं होता होता विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला यही वाला है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है, ये किस तरीके से धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब है कि जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए इंजेक्ट हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर एज से, वो किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज़ पी डैश एन व्हिच इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू पी डैश एन, जो कि आपके पास 0 डिस्टेंस पे है, इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी, क्योंकि ये पी टाइप का चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होता है एलपी आपका डिफ्यूजन लेंथ। दिस एलपी इज नथिंग बट दिस इज डिफ्यूजन दिस इज डिफ्यूजन लेंथ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये जो इंक्रीमेंटेड चार्ज कैरियर्स है ना, जो कि लाइट सोर्स की वजह से बड़ा है, उसको किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल या फिर नेट चार्ज कितना है, टोटल जो आपके पास इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे ये जो है ये इंजेक्टेड चार्ज कैरियर से टोटल लिखें, तो आपके पास यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की वैल्यू होगी। और ये जो बॉटम में आपके पास जो इनिशियल चार्ज आपके पास है, दैट इज गिवन बाय, तो ये आपके पास पी एन नॉट जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू है, प्लस डैश आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स, पी डैश एन ऑफ जीरो, और पी डैश एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन बाय this is Pn naught plus this is P dash n of 0 into e to the power of minus x divided by Lp। ये आपका फॉर्मूला होगा अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे-छोटे फॉर्मूलाज आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार कोर्स में रिवाइज कर लीजिए और उस रिवीजन के बाद आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन की बात की है, अगर आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास फॉर्मूला अब टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया है, जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि टी के रेस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट स्टेज में, ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का। क्या है? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेट किया गया अगर मान लो किसी सेमीकंडक्टर को लाइट सोर्स से, तब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं लिख पाएँगे, इसीलिए उसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ एग्ज़ैक्टली वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जो ग्राफ में आपका हुँ, एक्स के वजह से आपने लिखा था, अब इसको आप लिखेंगे दिस इज पी डैश एन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू दिस इज पी डैश एन एट 0 ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ पी। ठीक? तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके दिस इज पी डैश एन एट 0 डिस्टेंस पे आपका है, और आपको ये पता है कि ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज लिखना चाहें, जो कि बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज पी डैश। आप पी डैश मत लिखिए, क्योंकि ये जो डैश है ये एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए है। तो आपको यहाँ पे पी एन एट एनी टाइम टी लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जो एक्सेस कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, दैट इज पी डैश एन ऑफ टी प्लस पी एन नॉट, इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर करके पूरा लिख सकते हैं, दैट इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ पी, और आपके पास यहाँ पे पी एन नॉट, ये दोनों का एडिशन होगा। ठीक है? तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के लिए, वो एड्ज इल्यूमिनेशन के लिए, दोनों के लिए दोनों का अंतर है।
दोनों में अंतर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक फ़ॉर्मूला और यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ जनरेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपको मिला है P डैश n डिवाइडेड बाय आप अगर उसको टॉपी से डिवाइड कर देंगे तो ये जनरेशन रेट बताता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि लाइट की वजह से बड़ा है, तो आप यहाँ पे जनरेशन रेट जो कि Gn है या फिर Gp है इनटू टाउ पी से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं और ये कई जगह यूज होता है। इसको मैं Gn से रिप्रेजेंट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए आईएससी बैंगलोर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट T is equal to 300 Kelvin with a uniform donor density Nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube illuminated uniformly such that। तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया है, एज इल्यूमिनेशन नहीं किया गया, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट is G optical is equal to 1.5 into 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, ईडीसी सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी कई बार आपको चेंज करना पड़ता है और अगर आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका जिस यूनिट में है वो सेम यूनिट नहीं आ पाता। तो क्योंकि ये जनरेशन रेट है, जनरेशन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए पर सेकंड आया और ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। और आगे ये लिखा है कि थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न्ड ऑफ एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट सोर्स आपके सेमीकंडक्टर में पड़ रहा था उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू 0 पे ऑफ कर दिया गया। ऑफ करने के बाद जो जनरेशन इसके अंदर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये हमको एज्यूम करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स का उस कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका माइनॉरिटी नहीं हो पाया, जो जनरेटेड चार्ज कैरियर से वो नहीं बढ़ पाए जब आपने लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया तब, ठीक है। तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। कई बार हाई लेवल इंजेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि आपने लाइट सोर्स लगाया किसी सेमीकंडक्टर में और उसमें जो जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उनका कंसंट्रेशन जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन थे उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप हाई लेवल इंजेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए दैट इज हाई लेवल इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात लेकिन पते वाली बात। आपके पास यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डेल्टा पी है जो कि आपका जनरेट हुआ है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में था ड्यू टू डोपिंग उससे ज्यादा बढ़ जाए तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन हाई लेवल इंजेक्शन का है। Assume low level injection to be valid and ignore surface effect। surface effect मतलब इसके सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो उन चार्ज कैरियर्स या फिर उन एटम्स को इग्नोर करना है। हालांकि हम अभी तक उसको कंसिडर नहीं किए हैं और हम कंसिडर आगे करेंगे भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो कम से कम टर्मिनोलॉजी डिकोड तो करने आना चाहिए। तो ये इसके सरफेस में, इस सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे बिकॉज ये उसका एड्ज है, और उन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करने बोल रहे हैं, हम करके चल रहे हैं। द कैरियर लाइफ टाइम टीपी नॉट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड और टी एन नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम और होल्स का लाइफ टाइम दिया गया है। यहाँ पे होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड रेस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए। तो हम इस क्वेश्चन को जब डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बता दिया गया है
कि हमको 2 पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर पे वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। T इज़ इक्वल टू 0 ये भी यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन का ही हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पे कहीं मान लीजिए 0.3 माइक्रोसेकंड है। तो इस टाइम पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में 2 चीज़ आया होगा कि सर टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या तो सिर्फ़ आपके पास जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ़ इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि लाइट सोर्स की वजह से आया है, उसको फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ सर? इसलिए क्योंकि आपके पास जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है और जब ये इस वैल्यू से एडिशन होगा, जो आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर वही आएगा, जो आप सिर्फ़ इस वैल्यू को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो Pn नॉट की वैल्यू है, ये बहुत लेस है। तो आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डायरेक्टली फ़ॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। t इज़ इक्वल टू 0 सेकंड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें, हमारे पास माइनॉरिटी कितना आएगा? तो हमारे पास फ़ॉर्मूला है दैट इज़ p डैश n एट 0 और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरेशन रेट का हेल्प ले सकते हैं, जो अभी-अभी मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया था और जो आपका वी कैन से द लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर्स इसका हेल्प लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो p डैश n ऑफ 0 है, जितना का चार्ज कैरियर्स आपका बढ़ा है, क्योंकि एट 0 पॉइंट पे आपका लाइट सोर्स लगना बंद हो गया था। तो इसका मतलब है जो भी चार्ज कैरियर्स स्टेडी स्टेट में बढ़ने की बात होगी, वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा होगा। उसके बाद आपके चार्ज कैरियर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू है, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है और आप इसको जी और ये टाउ पी नॉट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला मैंने यही वाला यूज़ किया है और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वी कैन हैव कि आपको ये बोला गया द होल कंसंट्रेशन एट t इज़ इक्वल टू 0 तो उसके लिए हमको जी ऑप्टिकल की वैल्यू दैट इज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज़ करना है। सो दिस इज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज़ करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ पी नॉट से और टाउ पी नॉट जो है वो 0.1 माइक्रोसेकंड है। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6 ये आप आंसर निकाल सकते हैं p डैश n ऑफ 0 का। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है और यूनिट आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये आपके पास कंसंट्रेशन है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो p डैश n ऑफ 0 आपके पास आ गई। चाहे तो आप माइनॉरिटी फाइंड आउट कर लो, चाहे ना मत फाइंड आउट करो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। तो इसमें आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पहला दिया गया है। दूसरा भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया गया है। तो मतलब सी और डी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आप दूसरे पार्ट में चले जाइए। t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन। तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे टाइम जब आपके पास 0.3 माइक्रोसेकंड दिया गया है, तब आपको फिर से यही चीज़ फाइंड आउट करना है। तो 0.3 माइक्रोसेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास p डैश n एट 0.3 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू p डैश n एट 0 में जितना है इंटू ई रेज़ टू माइनस यहाँ पे 0.3 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाउ पी, जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है, जो अभी-अभी मैंने लिखा था। तो इसके लिए आपके पास p डैश n ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6
डिवाइडेड बाय आपके पास टॉ पी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यही होगा। दिस इज 0.1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 7.46 इंटू 10⁻11। तो दिस इज 7.46 इंटू 10⁻11। 7.46 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा होगा भले ही, लेकिन वी गॉट द आंसर। यहाँ पे 7.46 मतलब ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आप फंस जाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा आपका सॉल्यूशन है जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये टाइम इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। एंड बोथ इज मैचिंग विथ योर आंसर जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी थ्योरी का, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया। आपके पास इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर with a donor concentration Nd is equal to 10 to the power 16 per centimeter cube। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए। इसको इल्यूमिनेट किया गया इस एड्स पे x इज इक्वल टू 0 पे लाइट सोर्स से। इसके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल थे और इसका जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर क्योंकि ये आपके पास सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए और उनका जो जनरेशन रेट है वो यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना है। वेयर जीएल नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, इस जीएल नॉट की वैल्यू भी बता दी गई। ठीक है, ये जनरेशन रेट है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास जनरेशन रेट अलग अलग आएगा क्योंकि आपका जनरेशन रेट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे होल लाइफ टाइम इज 10 टू द पावर -4 सेकेंड दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया गया है, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट डीपी की वैल्यू दी गई है एंड लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। Assuming a linearly decaying steady state excess whole concentration that goes to 0 at x is equal to L। तो जैसे हम इसके पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते थे, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हुआ है, जो चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हुए वो लीनियर डीके हुए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू L/2 इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हमको डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो लीनियरली डिके हुए, एक्सपोनेंशियली नहीं हुए। और ये अब x इन सेंटीमीटर पे ड्रॉ है और ये आपके पास n टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये p डैश n और ये x के साथ ड्रॉ हो रहा है। ये 0 है और ये लेंथ l है और इस लेंथ l की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लीनियरली डिके हुआ और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई जब आपका लेंथ का वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हुआ तो। ठीक है, तो इस एड्ज से इसको इल्यूमिनेट किया गया, लाइट सोर्स लगाया गया और लाइट सोर्स लगने के बाद यहाँ चार्ज कैरियर्स इस एड्ज में जनरेट हुए और ये रिकम्बाइन हो गए धीरे से। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरेशन रेट भी दिया गया है, लेकिन आपको जिस पार्ट को फाइंड आउट करना है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किसके लिए फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वही डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स क्योंकि ये डोनर एटम यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर 16, तो होल्स का डिफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पे होल्स के डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखना है एंड उसके में एक नेगेटिव साइन आता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्यू डीपी और
ये हो जाएगा आपके पास dp/dx, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s दैट इज चेंज इन dp विथ रिस्पेक्ट टू dx फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये इंजेक्टेड या फिर बढ़ा हुआ चार्ज कैरियर्स है, इनिशियल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका पी डैश की वैल्यू, पी डैश जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्स के साथ जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट पी डैश एन ऑफ एक्स, ये वैल्यू है। और इस पी डैश एन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जनरेशन रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये GL इज इक्वल टू GL नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो हमको यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, दैट इज दिस कंसंट्रेशन दिस जनरेशन रेट कैसे चेंज हो रहा है, और उसको आपको टॉपी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जनरेशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिवाइडेड बाय आपके पास टॉपी होता है। तो आपका जो एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो जी इंटू टॉपी हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ जस्ट वी हैव टू गो लाइक दिस। तो मैंने क्वेश्चन का फ्लो आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है दैट इज पी डैश एन ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज जी एल दैट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, और इसको आपको टॉपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, और अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि पी डैश एन ऑफ एक्स किधर है, तो ये आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स है, ठीक है? तो इन दिस वे वी हैव टू गो टू दिस क्वेश्चन। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन का डिकोडिंग थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट अप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे जीएल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वी कैन सी है दिस इज जीएल नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 17 है, तो दिस इज 10 टू द पावर 17, ये जीएल नॉट है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और टॉपिक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकंड, तो दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -13, 14 15 16 17, यस। तो यहाँ पे ये आपके पास 13 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका पी डैश एन ऑफ एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया है, इसको इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही प्रूव करना है, इसका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो वी हैव टू डू दैट पार्ट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 ये कांस्टेंट है, और उसके बाद आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है, तो ये नेगेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू एल, ये आपका आ जाएगा, ठीक है? दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये जो एल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एल जो है वो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको हम यूज करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे इसकी जगह, और बाकी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है, तो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। So now we can put here this is Jp is equal to this is minus q, मतलब 1.6 into 10 to the power of -19, और dp की वैल्यू हमको पुट अप करनी है, और dp दिया हुआ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 100 और मल्टीप्लाइड बाई
ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है, इसको पुट अप कर दीजिए। दैट इज -10⁻13 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पे -10⁻13 डिवाइडेड बाय L, तो यहाँ पे आ जाएगा -10⁻13 डिवाइडेड बाय L, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻4, अगर मैं सेंटीमीटर में पुट अप करूँ तो। ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिए हैं और इसका कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वी हैव Jp इज इक्वल टू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपके पास Jp जो है इसकी वैल्यू 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो कुछ चीजें आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका करंट डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि इस डायग्राम में हमको ये पता है कि यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ है, तो ये जो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये आपका होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इसी चीज को वेरीफाई इस आंसर ने कर दिया कि आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन जो कि होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन करंट, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो भी आपको थ्योरी दिया है उसमें सारा कुछ बताया है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए, बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को डिटेक्ट कीजिए, क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है और क्यों फार्मूला लग रहा है। ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके आप आराम से, ज्यादा नहीं, एक पेज भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए, मैंने यहाँ से चालू किया और ये कुछ चीजें मैंने लिखते हुए आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आप सर फोड़ेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूले का आइडिया है और फॉर्मूले के थ्रू आप किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो गेट में दी रहती है वो चीजें इजी लगती है। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे हाथ लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं ईडीसी के बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पोर्शन से लिया हूँ। और इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हुआ है, दैट इज मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी का। तो मैं आपके लिए आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैक्सिमम रेसिस्टिविटी या फिर मिनिमम कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ डेरिवेशन, बट एंड तक जरूर देखना ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड आए तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एज्यूम द मोबिलिटी रेशियो। यहाँ पे मोबिलिटी की रेशियो वैल्यू दी गई है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिया गया है म्यू एन बाई म्यू पी, जो आपके पास कंडक्ट रेसिस्ट मोबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ रूट, ये दिया गया है एंड दिस इज गिवन बाय बी। कांस्टेंट एक्सप्रेशन डी दिया गया है। इन सिलिकॉन इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छी बात है, ये बता दिया है कि इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका ये जो मोबिलिटी का रेशियो विथ रूट दिया गया है। ठीक है, द मैक्सिमम रेसिस्टिविटी को यहाँ पे रो एम से रिप्रेजेंट किया गया। हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी, मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और इस एक्सप्रेशन में चार एक्सप्रेशन आपको दिए गया है। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन में रीड करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बी दिया गया है। दूसरा एक्सप्रेशन आपको टू बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वन दिया गया है। तीसरा एक्सप्रेशन आपको बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वन दिया गया है। चौथा एक्सप्रेशन आपको बी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर बी दिया गया है। कोई इन चार एक्सप्रेशन में से एक करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चालू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी रेशियो को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। तो जब भी हमारे पास रेसिस्टिविटी होती है तो रेसिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी है तो ये इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का। तो मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी को इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा बट इनवर्स।
यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास रेसिस्टिविटी है, तो मैं इसको मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। तो ये हमको चाहिए कि इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी जो हमारे पास है उसको इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये हो जाता है कि हमको मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मुश्किल है, अगर आता है तो इजी है। यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं कि आपके पास कंडक्टिविटी का इंट्रिंसिक का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके पास होता है Ni इंटू क्यू और ये होता है म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, लेकिन हमको अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं पता है तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये आपके पास मैक्सिमम रेसिस्टिविटी विच इज रिटन इन फॉर्म्स ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमको कंडक्टिविटी का फॉर्मूले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट है, समझ लीजिए। डेरिवेशन जो भी चीजें है सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा। कंडक्टिविटी जो है वो एक्सप्रेस होता है एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास होता है पी क्यू म्यू पी। ये एक्सप्रेशन होता है, दिस इज पी क्यू म्यू पी, ये एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आपको अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एन और पी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जब आपकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। तो हमको कोई भी कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन चाहिए। उसी प्रकार मिनिमम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए भी हमको एन और पी का एक्सप्रेशन चाहिए कि जब मिनिमम कंडक्टिविटी होगा तो एन और पी किस तरीके से एक्सप्रेस होगा। We are going to find out the value of n question mark and value of p question mark when we have to find out, when we are going to find out the minimum conductivity। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं मास एक्शन लॉ को। मास एक्शन लॉ जो कि आप हर कहीं यूज कर सकते हैं, और इस मास एक्शन लॉ से क्या होता है, ये दो वेरिएबल्स जो एन और पी है ये एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं पी के लिए आप एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका हो जाएगा दिस इज एन क्यू म्यू एन, और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू क्यू, और इसके साथ हो जाएगा म्यू पी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। क्या करेंगे कि हमको ये पता है मैथमेटिकली कि अगर आप किसी भी चीज की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वो आपके पास एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट है, तो एक ग्राफिकली मैं आपको शो करता हूँ कि मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में एन को ले लेता हूँ क्योंकि एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी को ले लेता हूँ और आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस विल बी द ग्राफ। हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हो सकता है, इसका कंडक्टिविटी का, और ये जो पॉइंट है ये आपका मिनिमम कंडक्टिविटी हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है उस स्लोप को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में स्लोप की वैल्यू आपके पास जीरो होती है। और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे भी इसकी डेरिवेटिव कंडक्टिविटी विद डीएन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यही करना है, जो आपको कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू दिस इज एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास है दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और उसके साथ क्यू, और यहाँ पे म्यू पी है। तो मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा क्यू म्यू एन, और ये नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास एन आई स्क्वायर जो पहले से है, और ये क्यू और ये म्यू पी ये तो है, ये एन आपका डिराइव होगा, ये प्लस साइन के साथ दिस इज माइनस वन, और यहाँ पे आपके पास एन स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो मैंने एक डेरिवेटिव किया। दूसरी बात ये कि आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा, ये चीज इससे डिफाइन होता है कि आपके पास ये जो डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है इसका सेकंड डेरिवेटिव जो कि कर्वेचर बताता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको कंडक्टिविटी मिनिमम मिलेगी या फिर मैक्सिमम मिलेगी, ये इससे डिफाइंड होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास डी स्क्वायर सिग्मा द सेकेंड डेरिवेटिव
डी एन स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रही है तो आप समझ जाओ कि कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यही कर्वेचर दैट इज डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपके पास इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है कंडक्टिविटी का। तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से करके रखा हुआ है, अब हमको सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास डी सिग्मा बाई डी एन, इसका फॉर्मूला है दिस इज क्यू और यहाँ पे म्यू एन है। और एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, सो दिस विल बी आपके पास प्लस के साथ दिस इज -1 डिवाइडेड बाय आपने एन स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे आपका एन आई स्क्वायर भी है और क्यू है और म्यू पी है, ठीक है। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको डी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर फाइंड आउट करना और चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो दिस विल बिकम जीरो और यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये आपके पास -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पे -2, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास n क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज एन आई स्क्वायर और ये हो गया q और म्यू पी। तो इस एक्सप्रेशन से हमको ये पता चल गया कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा इसका कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, ये करेक्ट है। और कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जो स्लोप को हम लोगों ने लिया था, ये जिसको हम लोगों ने q इंटू म्यू एन से एक्सप्रेस किया था, माइनस हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय दिस इज एन स्क्वायर और यहाँ पे q और म्यू पी और एन आई स्क्वायर जो आया था, इसको हमको इक्वेट करना है जीरो से, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पे लगा देते हैं, जीरो से जब इक्वेट होगा तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। सो दिस इज q इंटू म्यू एन और यहाँ पे आपके पास है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और ये q म्यू पी और एन आई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो बिकॉज हमने इसको इक्वेट किया जीरो से, अगर जीरो से इक्वेट किया तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्यू क्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एन आई स्क्वायर है, म्यू पी है, म्यू एन है। इसका मतलब है एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एन आई स्क्वायर और यहाँ पे आप लिख सकते हैं और क्या आ जाएगा, दिस विल बी रूट, तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे तब लगा देंगे, दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन, चेक कर लीजिए ये आपका फॉर्मूला होगा। सो हमारे पास एन का एक्सप्रेशन आ गया जब आपका कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू है। सो दिस विल बी एन आई और विथ दिस रूट दिस इज एक्सप्रेस बाय म्यू पी डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया म्यू एन, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे नाउ वी कैन डू द सेकंड थिंग दैट इज, अगर आपके पास n का एक्सप्रेशन आ गया मिनिमम कंडक्टिविटी तो p के एक्सप्रेशन को भी मिनिमम कंडक्टिविटी में फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n का एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, सो वी कैन राइट दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज एन आई और यहाँ पे आपके पास रूट ओवर दिस इज म्यू पी डिवाइडेड, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया p का। सो p इज इक्वल टू दिस इज एन आई, आपके पास हो गया दिस इज रूट ओवर दिस इज म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया कंडक्टिविटी के मिनिमम वैल्यू पे n और p का एक्सप्रेशन, ठीक। अब हम कंडक्टिविटी का मिनिमम जो वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको n लिखना है तो n के बदले में ni लिख देता हूँ, दिस इज रूट ओवर आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन एंड दिस इज n और ये हो गया q और ये हो गया आपके पास म्यू एन प्लस आपका p है ni रूट ओवर, यहाँ पे आपके पास हो गया म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी और उसके साथ हो गया q और ये हो गया म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। सो नाउ वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस एन आई विल बी दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, म्यू क्यू को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज म्यू पी और यहाँ पे म्यू एन का स्क्वायर ले लेते हैं एंड दिस इज म्यू एन प्लस आपके पास हो जाएगा रूट ओवर दिस इज म्यू एन एंड दिस विल बी म्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये एक्सप्रेशन में ले लिया
एंड फाइनली वी कैन राइट दिस इज एन आई इंटू क्यू, और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू एन कैंसल, दिस इज 2 रूट ओवर दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, सॉरी म्यू एन इंटू म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया मिनिमम कंडक्टिविटी का जिसकी आप तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो हम अब फाइनली ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आपके पास रेसिस्टिविटी है और इंट्रिंसिक जो आपका रेसिस्टिविटी है, इसके फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के लिए आपके पास है एन आई इंटू क्यू, दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला है। और मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के लिए जो मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस क्यू, और एन आई आपके पास है रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे एन आई कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, और आपका बच गया दिस इज म्यू एन प्लस आपका म्यू पी है, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा इसको कंसाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 मैं बाहर रखता हूँ, और दिस इज म्यू एन जो आपके पास है, इसमें हमारे पास म्यू एन इंटू म्यू पी का डिवीजन कर लिए, अगर मैं इसमें होल रूट लगा दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे म्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज होल रूट अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे म्यू एन इंटू म्यू पी हो जाएगा, एंड डेट विल बी द कंप्लीट पार्ट। सो यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, और यहाँ पे रूट ओवर, ये म्यू एन और म्यू पी है, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाई म्यू पी, और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर यहाँ पे म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू एन, ये एक्सप्रेशन आपका बच गया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में ना रूट ओवर म्यू एन म्यू पी का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो बस यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आपका बी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इसी टर्म्स में आपको पूछा गया है। आपके पास 1/2 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर म्यू एन बाई म्यू पी, आपका बी से एक्सप्रेस हुआ है, और यहाँ पे रूट ओवर म्यू पी बाई म्यू एन, ये आपका 1/b हो जाएगा। सो इन दैट 1/2 नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को लेंगे तो आप कभी भी मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के पार्ट में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, पास काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे कि 55% ऑफ में आपको सारा कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, तो अनअकैडमी के काफी सारे लर्नर्स हैं जो कि लास्ट ईयर अनअकैडमी के कोर्सेज ऑप्ट किए थे, और इनका सभी का AIR 1 आया है। जैसे 7 लर्नर्स डिफरेंट ब्रांचेस के हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अभी उत्सव अनअकैडमी उत्सव ऑफर लेते हैं जो कि बिगेस्ट ऑफर है ऑफ द ईयर, 55% ऑफ के साथ आपको 1 मंथ एक्सटेंशन के साथ कोर्स मिल रहा है। अक्टूबर 30 तक ये वैलिड है। आप कोड यूज कर सकते हैं उत्सव, जो कि आपको 55% ऑफ के साथ क्लासेस मिल जाएंगे। अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उस क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 55% ऑफ के साथ। यहाँ पे 5499 में आपको गेट 2025 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे समर्थ बैच और निश्चय बैच जो कि 2026 गेट के लिए और 2027 गेट के लिए प्लान किया गया है। अगर 2026 गेट के लिए देखें तो 15 मंथ का कोर्स आपको 14,999 या कि 15,000 रुपए में मिल रहा है, और 2027 का गेट का कंप्लीट कोर्स 24 मंथ का 19,999 में मिल रहा है। आप अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस सब ऑफर, उसमें एक व्हील को रोटेट करने से आप कुछ प्राइस अमाउंट भी जीत सकते हैं, जो कि अन अकेडमी के वेबसाइट में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
हम यहाँ पे क्रैश कोर्स जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का, समर्थ बैच और निश्चय बैच, ये दोनों 2026 और 2027 के लिए रेस्पेक्टिवली स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप लाइव क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, बैच भी अभी रनिंग है। अगर हम लोग प्लस के जो फीचर्स है वो देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस आपको मिल जाएगा और डिजिटल बुक्स भी आपको मिल जाएँगी। और आइकॉनिक में जो भी आपने प्लस में मिलिया मिला है वो सारा तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे वन टू वन मेंटरशिप आपको मिल जाता है। साथ में आपको फिजिकल बुक्स भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेस लेना चाहते हैं और डिस्काउंट में लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप आप अवेल करना चाहते हैं, तो आपका गेट रैंक अगर गेट 2023 और 2024 में 5000 के अंडर में है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप ईएससी प्री या फिर मेन क्वालिफाइड है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप बीई बीटेक करे हैं विथ 80%, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं एनआईटी या फिर आईआईटी के, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप टॉप 50 नेशनली फंडेड कॉलेजेस से बिलॉन्ग करते हैं, तब भी आपको 55% ऑफ मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल बुक्स मिलता है, मतलब हार्ड कॉपी में बुक्स। तो गेट इलेक्ट्रिकल में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के बुक्स 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किए जाएँगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ये सारे बुक्स जो है, वो 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किए जाएँगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स होम डिलीवर्ड किए जाएँगे। आगे की क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, सो दैट मैं आपके क्वेरीज का आंसर कर सकूँ। ओके? थैंक्स, बाय, टेक केयर।